डिमेंशिया जो है ना वो कॉमन होता जा रहा है। सिंस मार्च 2020 से लेके आज अक्टूबर 2020 तक हमने जो केसेस देखे हैं कोविड के, जो दे आर रियल सफरिंग ऑफ कोविड, अब उनके आफ्टर इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं और लोगों में माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस की वजह से और ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी की वजह से बहुत सारा कॉग्निटिव डिक्लाइन आता जा रहा है और दिस इज़ अ वेल रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड ओवर। तो पिछला 1 साल जो हमारा गुजरा है, और हम क्योंकि कोविड केयर में एक्टिवली न्यूरोलॉजी पार्टिसिपेट कर रही है हमारे यूनिवर्सिटी में ज़ियाउद्दीन में, तो हम ये केसेस रिकॉर्ड पे भी ला रहे हैं। तो न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन सेकेंडरी टू वेस्कुलर इंसल्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो गए हैं और सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वेस्कुलर इवेंट्स हैं, जिसमें 2 तरह के वेस्कुलर इवेंट्स हैं, लाइक इन्फार्क्ट हो रहे हैं, हेमरेजेस हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी हो रही है। और हम उनके सीरियल न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ कर रहे हैं तो बाकायदा उस पेशेंट्स में एट्रोफी होना शुरू हो गई है, कॉर्टिकल एज वेल एज सब कॉर्टिकल। तो आप प्लीज़ इस तरफ भी तवज्जो दें कि कोविड भी एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरोकॉग्निटिवली आगे चल के आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखेंगे जो जवान लोग होंगे और मिडिल एज लोग होंगे, वो भी आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ मिलेंगे। तो हमें अल्जाइमर्स के साथ साथ डिमेंशिया के और वैरायटीज़ को भी तवज्जो देनी चाहिए और पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, ताकि हम न्यूरोकॉग्निटिव जो डिक्लाइन आता जा रहा है लोगों में, और साथ में जब न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन आएगा तो उनकी फंक्शनलिटी में भी डिसेबिलिटी आएगी, लाइक उनके जो सोचने सलाहियत की जो चीज़ें हैं वो उसके साथ साथ उनकी एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उनमें मोटर डिसेबिलिटी भी आ रही है। तो मेरा पैगाम ये है कि न्यूरोलॉजी के हवाले से डॉक्टर वासे को मैं यही कहूँगा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम भी तश्कील दें जिसमें हम इस चीज़ों को भी, इस करंट सिनारियो को लेके आगे कुछ पेपर्स शाया करें या कुछ स्टडीज़ कंडक्ट करें जिसमें हम इस चीज़ों को करें। अल्जाइमर्स डिज़ीज़ के लिए देखें, बहुत सारा ये मिथ है कि ये एजिंग है, एजिंग नहीं है, ये एक बीमारी है और ये फैमिलियल बीमारी है और ये ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो हमें अगर किसी को थोड़ा सा भी मेमोरी लॉस महसूस हो या बिहेवियर में तब्दीली हो या उनकी फंक्शनलिटी में डिसेबिलिटी आए तो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डिमेंशिया में डिप्रेशन इतनी नहीं है जितनी बिहेवियरल तब्दीली है बिकॉज ऑफ द फ्रंटोटेम्पोरल एट्रोफी। अब देखें, हर डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डिमेंशिया की बहुत सारी और वजूहत हैं। एल्डरली लोग गिरते बहुत हैं तो दे हैव अ कॉमन सबड्यूरल हीमेटोमास बहुत हो जाते हैं। एल्डरली लोगों में एक वैरायटी है जिसको कहते हैं ल्यूई बॉडी डिजीज़, डिफ्यूज़ ल्यूई बॉडी डिजीज़। उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज आती है वो बिहेवियरल आती है, स्लीप डिसऑर्डर्स आते हैं और उनको ऑटोनॉमिक इंसफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो बार बार गिर रहे होते हैं और रात को उनको रेम स्लीप बिहेवियर आते हैं। तो आपको अवेयरनेस इस तरह करनी है कि आप एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर डिमेंशिया की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ट्रीटेबल and non-treatable. Some people who are suffering from endocrine disorders like hypothyroidism, तो हाइपोथायराइडिज्म में आपको उनका हाइपोथायराइड करेक्ट करेंगे तो उनकी जो मेमोरी लॉस है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आप 3 चीज़ें याद रखें कि डिमेंशिया में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कॉग्निटिव डिक्लाइन विच इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, मेमोरी लॉस। नंबर 2, बिहेवियरल कंपोनेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंज आ जाती है। नंबर 3, द डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं। अगर केयर गिवर ये नोट करे कि मेरे अब्बा चाबी रख के भूल जाते हैं, चेक रख के भूल जाते हैं और बार बार कुछ चीज़ें कहते हैं, इट मीन्स कि ही हैड अ स्टेज 1 और डिमेंशिया का शुरू हो चुका है। स्टेज 2 में ये होता है कि अगर वो स्क्रीम आउट करे और शोर मचाए, गालम गलोच करे या मिसबिहेव करे, मासियों से छेड़छाड़ करे, तो probably he is suffering from the stage 2. And if somebody who's landing in 1, 2 and 3rd is a disability हो जाए कि पेशाब बिस्तर में कर दे, कपड़े चेंज ना करे, कोम्बिंग ना कर पाए, तो that is a stage 3. So we have to figure it out. ये नहीं है कि कोई आपके अचानक बीमार हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो there are so many causes of dementia. और इवन कॉमनली चीज़ जो है हम
एसोमेप्राज़ोल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से B12 डिफिशेंसीज बहुत जाती, तो उसमें भी मेमोरी लॉस हो जाते हैं। तो देयर आर ट्रीटेबल समथिंग। सो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम अवेयरनेस प्रोड्यूस करें, और डॉक्टर वासे और हम लोग यही कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स। जो पेरिफेरी में लोग बैठे हैं ना, देखें हमारे पास कैटेगरीज क्या है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसके बाद फैमिली फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर। तो हम इसी लोगों को लेके हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, नीचे से जीपी से लेके फैमिली फिजिशियन, उसके बाद स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट एंड देन कंसल्टेंट्स। तो हमारा काम ये है कि हम अवेयरनेस इस तरह करें कि चीज़ें सही तरफ डायग्नोस हो जाए। ये नहीं है कि मैं लुंडबैक पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो मैं मेमेंटिन लिख दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, या मैं एंटी डिप्रेसेंट लिख दूँ, ऐसा नहीं है। आई हैव टू जज माई सेल्फ, आई हैव टू जज एंड फिगर इट आउट कि मेरा मरीज़ जो आया है उसकी सफरिंग क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है। वंस द डायग्नोसिस इस्टेब्लिश एंड यू हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन। हमारे यहाँ मैंने 40 ईयर्स एज में भी देखा है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, हमने 60 ईयर्स के भी एज में देखा है, मगर ज़्यादातर लोग अनअवेयर की वजह से वो लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनमें बिहेवियरल तब्दीली हो चुकी होती है, फ्रंटो टेम्पोरल इनिबिशन ख़त्म हो चुकी होती है। जो स्लाइट मेमोरी लॉस, अब देखें मेमोरी लॉस भी दो तरह की हैं। एक वो है कि MCI है, सिर्फ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एक वो है एमनेस्टिक MCI है, मींस के जिसमें भूलना शुरू हो जाता है। जैसे रोनाल्ड रेगन थे, उनमें MCI था, एमनेस्टिक MCI, एंड देन ही लैंडेड इनटू द अल्जाइमर्स डिजीज़। तो वो स्टेज है। देखें US के एक प्रेसिडेंट को अल्जाइमर डिजीज़ उस वक्त डायग्नोस नहीं हुई व्हेन ही वाज एमनिंग MCI था। तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, मगर ये क्योंकि प्लेटफॉर्म अवेयरनेस का है, तो हमारा काम ये है कि हम इसको चीज़ों को लेके आगे चलें और हम प्रॉपर तरीके से इसको करें। दवाई लिखना कोई कमाल नहीं है, हमें 3 फोकस करने हैं। नंबर 1 अवेयरनेस, इफ समबडी इज लूजिंग हिज मेमोरी ही शुड गो टू द डॉक्टर। नंबर 2, अगर किसी के घर में बर्डन है अल्जाइमर्स डिजीज़ का या डिमेंशिया का या स्ट्रोक का या पार्किंसन का, उसके केयर गिवर को सपोर्ट प्रोवाइड करें। नंबर 3, हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारी सब पब्लिक के लिए कुछ अच्छा सा आगे मैसेज मिले।